हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के 2016 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2017 तक के सभी क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर का लिंक यानी 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हैं आप। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट का अलग अलग लिंक दिया हुआ है। अगर आपको राजन सीरीज पढ़ना है तो उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी पढ़ सकते हैं। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किया जाता है किस बीमारी में? ऑप्शन ए है कैंसर में, बी है क्षय में, सी है एड्स में और डी है टाइफाइड में। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, एड्स में। एड्स में एलिसा परीक्षण किया जाता है जिससे पता लगता है कि जिस भी पीड़ित व्यक्ति को एड्स है। और इसके बाद है दूसरा प्रश्न, नाइट्रोजन अणु में होता है। ऑप्शन ए है त्रिक आयनिक बंध। त्रिक मतलब होता है तीन, यानी तीन आयनिक बांध होते हैं, या बी एकल सहसंयोजी बंध यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और सी है द्विक सहसंयोजी बंध यानी दो सहसंयोजी बंध, और डी है त्रिक सहसंयोजी बंध यानी तीन सहसंयोजी बंध। तो इसका जो ऑप्शन डी सही आंसर है, त्रिक सहसंयोजी बंध। यहाँ पे त्रिक सहसंयोजी बंध होते हैं नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आ रहा है, तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो 7 का यानी नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 5 होगा, यानी बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता और होगी, 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता और होगी, जिससे कि 5 3 8 हो जाएंगे। इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन N2 होता है ना, 2 अणु होते हैं इसमें नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन जब इसके बाहरी कक्ष, इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तो ये अपने ही नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पे। तो ये अपने इसका अष्टक पूरा हो गया, और ये दूसरे वाले से ले लेगा तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया, यानी नाइट्रोजन के बीच में त्रिक सहसंयोजी बंध होगा। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 15, और परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही प्रोटॉनों की संख्या होती है तो प्रोटॉन भी 15 हो जाएंगे। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या आ गया 15, तो 40 में से जब 15 घटाएंगे प्रोटॉनों की संख्या को तो 25 आ जाएगा, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 25 आ गया। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कुल मिला जुला के यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा 25, क्योंकि परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 4, दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, बी है हृदय, सी है त्वचा और डी है यकृति। तो चौथे का ऑप्शन ए सही आंसर है, फेफड़े में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, पेट्रोल में होता है। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा, नहीं होता है। यांत्रिक ऊर्जा कैसे होगा? बी है विद्युत ऊर्जा, भी नहीं होगा पेट्रोल में तो, और सी है ध्वनि ऊर्जा, तो होगा ही नहीं। ध्वनि तो स्पीकर के द्वारा जो भी कुछ बोला जाता है, साउंड जो भी कुछ होता है तो वहाँ ध्वनि ऊर्जा होता है, यहाँ पेट्रोल से इसका कोई संबंध नहीं है। और डी है रासायनिक ऊर्जा, यही सही आंसर होगा, रासायनिक ऊर्जा पेट्रोल में होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 6, जो कि अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है। सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। सिरके का रासायनिक सूत्र निकला है, तो सिरके को एसिटिक अम्ल कहते हैं, तो सिरके का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH3COOH। इसका जो रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। उत्तर, मेस्टन हल हल्का और छोटा होता है, यह मिट्टी की गहरी जुताई करता है और मिट्टी पलटने का कार्य भी करता है। यहाँ पे हल जो मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है मिट्टी की जुताई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हल का आकार ऐसे ही होता है, जैसे ये दिया हुआ है ना, ऐसे ही होता है, लेकिन ये नुकीला होता है, बस
बस ये नुकीला होता है। इसमें कैटेगरी दे दिया है और जो मेस्टन नाम दे दिया है, तभी एक स्पेशल प्रकार का ये हल होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये चौड़ा हुआ है और तिरछा रहता है। जब ये मिट्टी में धंसता जाता है तो मिट्टी ऐसे पलट देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यह मिट्टी की गहरी जुताई करता है और मिट्टी पलटने का कार्य भी करता है। मुख्य रूप से इसका जो काम होता है जुताई के साथ मिट्टी पलटना, जो नीचे के लेयर को ऊपर कर देता है और ऊपर के लेयर को नीचे कर देता है। ऐसे मिट्टी को पलटते हुए जाता है। ये फिगर मैंने इसलिए ऐड किया हुआ है कि आपको समझने के लिए, कि ये जब आप फिगर एक बार देख लेते हैं तो ये आपको हमेशा तैयार हो जाएगा। ये देखिए खेतों की जुताई यहाँ पे हो रहा है ट्रैक्टर के द्वारा। ये मिट्टी जो है ये से पलटता हुआ जा रहा है, नीचे वाला भाग ऊपर आ रहा है। तो ये मैंने समझाने के लिए ऐड किया हुआ है। मेस्टन हल इसे कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में अंतर निम्नलिखित है। पहला हेडिंग लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन या संपदा। संसाधन को ही संपदा कहते हैं। वे वस्तुएं जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः किया जा सकता है, अर्थात जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा सरलता से हो सकता है, वे वस्तुएं नवीकरणीय संसाधन कहलाती हैं। जैसे वायु है, जल है, मृदा है, ये सभी नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे दिया हुआ भी है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण, सौर ऊर्जा, पानी, पवन ऊर्जा, झरना आदि। ये सभी कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, ये पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और जो फ्यूचर में समाप्त हो जाएंगे उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। वे वस्तुएं जिनका भंडारण सीमित है, वस्तुएं जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हो जाएंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, वसा में घुलनशील 2 विटामिनों के नाम लिखिए। तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे ए, डी, ई के। ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और बी और सी जो होता है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये कई बार, हमको लग रहा है तीसरी बार चौथी बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। हर प्रश्न में लगभग विटामिन से एक प्रश्न आ रहा है इस तरह का। इसके बाद है प्रश्न क्या 10, टीकाकरण क्या है लिखिए। उत्तर, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या अन्य किसी रूप में दी जाती है, इंजेक्शन के रूप में उसको दिया जा रहा है, तो उसे टीका कहते हैं तथा यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। देखिए दोनों प्रश्न रिपीट हुआ, 10वां भी और 9वां भी। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इसके पहले हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। इसके बाद है प्रश्न क्या 11, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है लिखिए। उत्तर, सरल मशीनें 6 प्रकार की होती है। ये मशीनें हमारे कार्य को सरल बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। उनके प्रकार इस प्रकार है, लीवर, झुका तल, स्क्रू, पुली, कील, पहिया और धुरी। ये 6 प्रकार होते हैं सरल मशीन के। ये हमारे काम को आसान बनाते हैं, इसीलिए इसको सरल मशीन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 12, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारे प्रश्न पत्र में। इसमें जो 1 घंटे का पेपर होता है साइंस, 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 12 से लेकर 18 तक। तो इसका पहला प्रश्न है प्रश्न क्या 12, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न, सेम प्रश्न इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। यानी 9वां, 10वां, 11वां को छोड़ के फिर 12वां, तीसरा ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए प्रीवियस ईयर से कितना प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कृंतक, दूसरा है रत्नक, तीसरा है अग्रचर्वणक और चौथा है चर्वणक। इसमें पहला हेडिंग लिखेंगे आप कृंतक यानी इंसीजर। कृंतक सबसे आगे के दांत होते हैं जो काटने का कार्य करते हैं। पहले जबड़े में 4 दांत होते हैं। ये दांत 6 माह की उम्र में निकलते हैं। यानी ये जबड़ा होता है, इसके जो शुरू के जो दांत होते हैं ना 4, यही जो होते हैं ऊपर और नीचे भी होता है, इसी को कृंतक कहते हैं। ये काटने के काम आते हैं। और दूसरा है हेडिंग लिखेंगे आप रदनक यानी कैनिन। रदनक का कार्य भोजन को चीरने एवं फाड़ने में होता है। प्रत्येक जबड़े में 2 दांत होते हैं। रदनक दांत 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। यानी रदनक ये हो गया हमारा जबड़ा में रदनक थोड़ा सा ऐसे नुकीला टाइप होता है दोनों किनारे पे। जो ये शुरू के 4 दांत को छोड़ के उसके बगल में होता है, ऊपर और नीचे ऐसे होते हैं। ये रदनक, ये चीरने के काम में आते हैं, फाड़ने के कोई भी चीज़।
और तीसरा है अग्रचंवड़क यानी प्रीमोलर। अग्रचंवड़क भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 दांत होते हैं। अग्रचंवड़क दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित होते हैं। यानी उस कैनिन के बगल में यानी रदनक के बगल में जो 4-4 दांत होते हैं, 2 इधर 2 इधर ऊपर और नीचे भी 2 इधर और 2 इधर, ऐसे जबड़ा अगर जो होता है तो इसी को ये अग्रचंवड़क हो जाएगा। उसके बाद से चौड़क दांत है, हेडिंग लिखेंगे आप चौड़क। मोलर, ये दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6-6 दांत पाए जाते हैं। चौड़क दांत 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। तो ये भी भोजन के चबाने के ही का, उसके बगल में चौड़क दांत होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 13, मनुष्य में भोजन के पोषण की प्रक्रिया समझाइए, संक्षेप में विभिन्न पदों का विवरण दें। यानी पाचन किस किस चरण में होता है, इन सबको जो भोजन हम मुंह से लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसका जो पाचन की प्रक्रिया को समझाना है कि पूरे शरीर में कैसे पचता है, फिर वो ब्लड में कैसे मिलता है, इन सब चीज़ों को बताना है चरणबद्ध और संक्षेप में बताना है। क्योंकि ये लघुत्तरी का प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न 50 से 75 वर्डों में देना रहता है उसका आंसर, तो वैसे ही इसको लिखेंगे। तो इसका उत्तर है, मनुष्य में भोजन के पोषण की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है और यह 5 मुख्य चरणों में विभाजित की जा सकती है। पहला है अभिग्रहण। इस चरण में भोजन को मुंह के माध्यम से शरीर में ग्रहण किया जाता है। दांतों की मदद से भोजन को चबाया जाता है। अभिग्रहण में चबा के मुख्य रूप से अंदर निगलने की प्रक्रिया को ही अभिग्रहण कहते हैं। और दूसरा है पाचन। पाचन में डाइजेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, पाचन का मुख्य उद्देश्य भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना होता है ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। यह प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है, फिर पेट और छोटी आंत में जारी रहती है। पेट में अम्ल और एंजाइम भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। यानी भोजन जो पाचन की प्रक्रिया है मुख से ही शुरू हो जाती है। हमारे जो मुख में उसमें लार मिलने लगता है, भोजन में लार मिल जाता है, उस फिसलने टाइप बना देता है भोजन को और निगल लिया जाता है, वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। और छोटी आंत बड़ी आंत में भी वो कंटिन्यू रहता है और पेट में अम्ल और एंजाइम में मिल जाते हैं जिसको पचाने में मदद करते हैं। ये पाचन के अंतर्गत इतना आप लिख देंगे। और उसके बाद अवशोषण होगा, तीसरा जो चरण है अवशोषण। पाचन के बाद छोटी आंत भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। ये पोषक तत्व रक्त प्रवाह में जाते हैं, यानी डायरेक्ट उसके बाद वो अवशोषण होकर ब्लड में मिल जाते हैं, जिससे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा और विकास के लिए उनका उपयोग कर सके। यानी जो विकासदायक भोजन होता है, जो भी भोजन हम लिए रहते हैं, विटामिन हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और या प्रोटीन लिए हैं तो आपके विकास में यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट लिए हैं तो आपको इससे एनर्जी मिल जाती है ब्लड में। ये सब काम हो जाता है अवशोषण के बाद। इसके बाद है आवर्जन। चौथा चरण है आवर्जन। अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग शरीर की कोशिकाओं द्वारा विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है, जैसे ऊर्जा उत्पन्न करना, नई कोशिकाओं का निर्माण और शरीर के कार्यों को संचालित करना। वही है जो अवशोषण के बाद ये सब काम होता है। जो प्रोटीन होगा विकास में विकासात्मक कार्य में जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होगा उससे एनर्जी मिलेगा, विटामिन होंगे उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। ये आवर्जन में होता है। उसके बाद है पांचवा अपशिष्ट निष्कासन। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। जो भोजन पूरी तरह से पच या अवशोषित नहीं हो पाता है उसे बड़ी आंत के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये 5 चरण जो कंप्लीट हो गए पाचन के। इन चरणों के माध्यम से भोजन का पाचन होता है, जिससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे कि ये प्रश्न यहीं कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 14, ऊर्जा रूपांतरण से क्या समझते हैं? यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। यानी ऊर्जा रूपांतरण किसे कहते हैं बताना है, फिर यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है ये बताना है। इसका सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे ऊर्जा रूपांतरण, इसको बता लीजिए आप। ऊर्जा रूपांतरण, जिसे ऊर्जा परिवर्तन भी कहा जाता है, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में बदलने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश रूपांतरण, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण आदि। जिसमें पहला इसमें पढ़ना है हम लोग को यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण। तो हेडिंग लिखेंगे पहला यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत जनरेटर के माध्यम से किया जाता है। ये उपकरण यांत्रिक गति को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा में जो जनरेटर में आप देखेंगे वो गोल पहिया लगा होता है, आगे बहुत भारी सा होता है लोहे का, वो घूमता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा है, वो वही यांत्रिक से विद्युत में उसको कन्वर्ट करता है। उसके साथ आगे जो होता है इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, वहाँ से वायर निकाला रहता है, इसी यांत्रिक के माध्यम से, गति के माध्यम से ये विद्युत जनरेट करता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण जनरेटर द्वारा होता है। इसी में उदाहरण नीचे लिखा हुआ है ना, जनरेटर, अल्टरनेटर आदि। इसके बाद है दूसरा हेडिंग लिखेंगे आप विद्युत ऊर्जा रूपांतरण। डीसी
विद्युत मीटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। विद्युत मीटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए जनरेटर, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर आदि, ये सभी विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं यांत्रिक ऊर्जा में। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 15, सौर परिवार को सचित्र समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे सौर परिवार, ये हेडिंग रहेगा। इसमें लिखेंगे सूर्य, 8 ग्रह, उल्काओं के समूह को सौर परिवार कहते हैं। ग्रहिकाएं, उपग्रह, ये ग्रहिकाएं और उपग्रह जो दिया हुआ है ना, यहाँ नहीं रहेगा, ये रहेगा इसी में रहेगा, कॉमा लेके इसको जोड़ देंगे। सूर्य, 8 ग्रह, उल्काओं, कॉमा देके ग्रहिकाएं, उपग्रह के समूह को सौर परिवार कहते हैं। और ये तथा नहीं रहेगा, इसके बाद से ये अगला सेंटेंस रहेगा, मैं इसको करेक्शन करके आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। सूर्य और परिवार का, ये नया सेंटेंस है। सूर्य और परिवार का मुखिया है, सौर परिवार का मुखिया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं, सीरीज, प्लूटो और एरिस। ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, सेम प्रश्न ये पूछा जा चुका है, हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको पढ़ा हुआ था। तो ये 8 ग्रहों के आप नाम लिखेंगे। उसके बाद से इसका जो सचित्र वर्णन करना था ना, सबसे पहले आप 8 ग्रहों के नाम लिख लेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसी को अरुण और वरुण कहते हैं, इसी का इंग्लिश में नाम है। और इसका फिगर आप ऐसे बना लेंगे। फिगर में आप बीच में सेंटर में सूर्य बना के और 8 गोला बनाएंगे और क्रमशः सबका नाम लिख देंगे, तो ये सचित्र वर्णन हो जाएगा। तो इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 16, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन की कमी से होने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? यानी पोषक तत्वों के नाम बताना है तो पाए जाते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताना है, तो उत्तर लिखेंगे भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब होते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिखते हैं क्योंकि ये लघु त्रि प्रश्न है। तो कार्बोहाइड्रेट में लिखेंगे यह शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह अनाज, दाल, फल, सब्जियों और दूध में पाया जाता है। दूसरा है प्रोटीन, यह शरीर की कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करता है। यह मांस, मछली, अंडे, डेयरी यानी दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद और दालों में पाया जाता है। और वसा में यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और शरीर को विटामिन ए, डी, ई तथा के को अवशोषित करने में मदद करता है। यह तेल, मक्खन, घी, नट्स और बीजों में पाया जाता है। हमने पढ़ा था ना कि जो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होते हैं, तो वही ये वसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन को अवशोषित करने के लिए, घुलाने के लिए शरीर में। इसके बाद है विटामिन, ये शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ये फल, सब्जियों, दूध और अंडे में पाए जाते हैं। इसके बाद है 5वां खनिज लवण या खनिज, ये शरीर के विकास और कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम और आयोडीन प्रमुख खनिज पदार्थ हैं जिनको डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियों और फल से प्राप्त किया जाता है। तो ये सभी हो जाएंगे जो पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले। उसके बाद पूछा हुआ था प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम पूछा हुआ था ना, तो हेडिंग लिखेंगे आप प्रोटीन की कमी से होने वाले कुछ प्रमुख रोग। इसमें पहला है मरासमस। मरासमस रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें लिखेंगे यह प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होने वाला रोग है जो बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके कारण से बच्चे कमज़ोर तथा त्वचा झुर्रीदार हो जाती है, यानी सूखी हुई सी लगती है त्वचा, तो मरासमस रोग में। दूसरा है क्वाशियोरकर, यह प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होने वाला रोग है, यानी बहुत ज़्यादा जब प्रोटीन की कमी होगा शरीर में तब ये क्वाशियोरकर होगा। क्वाशियोरकर से पीड़ित लोगों में सूजन, थकान, बालों का झड़ना आदि पाया जाता है। इसके बाद है एनीमिया यानी रक्त की कमी। प्रोटीन की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं तथा का निर्माण कम हो जाता है जिससे एनीमिया हो सकता है। प्रभावित रोगों को रोगी होगा, यहाँ पे रोगों नहीं होगा, प्रभावित रोगी को चक्कर आना, सांस फूलना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 17, आवर्त सारणी में किसी आवर्त यानी पीरियड में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत धनात्मक गुण एवं धात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है, उदाहरण देकर समझाइए। यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक गुण और धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है बताना है उदाहरण देकर। तो इसका आंसर दिया हुआ है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त से बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण
घटता है तथा विद्युत धनात्मक गुण भी घटता है, यानी दोनों गुण घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी घटती है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है तो उसका धात्विक गुण घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो जो पॉजिटिव उस पर आता है, एक पॉजिटिव आता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो दो पॉजिटिव, तो यही उसी को तो धात्विक गुण कहते हैं, उसी को धनात्मक गुण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है, इसलिए दोनों गुण घटते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। दूसरा आवर्त दिया हुआ है आवर्त सारणी के नीचे मैंने फिगर ऐड किया हुआ है, अभी इसको समझते हैं हम लोग डिटेल में। नीचे लिखा हुआ है लिथियम से फ्लोरीन तक चलने पर इसका धात्विक गुण घटता है तथा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी घटती है, वही चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम थोड़ा आवर्त सारणी को समझते हैं कि आवर्त सारणी में यहाँ पे देखिए जो ये दो हैं, दो जो ये कॉलम दिए हुए हैं, ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है, बीच में ये डी ब्लॉक है और ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड है। तो यहाँ पे दूसरा आवर्त दिया हुआ है हम लोग को एग्जाम्पल के रूप में लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और नियान तो भाग इसमें लेगा नहीं, क्योंकि ये अष्टक पूरा होता है, ये इनर्ट गैस होता है, अक्रिय गैस होता है। इसका जो अष्टक पूरा होता है, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये कोई क्रिया नहीं, किसी भी तत्व के साथ क्रिया नहीं करता और ये किसी में भाग नहीं लेता है। तो देखिए लिथियम है ना, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, बोरान का 4, बेरियम का 4 और बोरान का 5। बोरान के बाद क्या है, कार्बन है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरियम में 2 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में, और बोरान में पहला कक्ष जो हो जाएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद से 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में, 2 और 4 हो जाएगा, 7 का 2 5, 8 का 2 6 और 9 का 2 और 7 हो जाएगा। यानी लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में। तब इसका और जो ये अगर जो हम लोग बनाते हैं ये लिथियम है, तो इसका जो पहला कक्ष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दूसरे कक्ष में यहाँ पे मैं क्रम से बनाता हूँ, जैसे बाएं से दाएं चलते हैं ना, वैसे मैं बाएं से दाएं की तरफ बनाता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये पहला है लिथियम, इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद से बेरियम है, इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है बोरान, बोरान के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3, 1 2 3। फिर है कार्बन, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। फिर है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये अपने लिथियम के जो इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है, मतलब ये इसमें आकर्षण बल होता है, तो जितने बल से ये आकर्षित होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो बॉन्ड होगा इनसे मजबूत होगा, ये टाइटली बॉन्ड होंगे, उससे ज़्यादा ये बोरान में होंगे और इससे ज़्यादा कार्बन में होंगे। फिर नाइट्रोजन में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्ष में, फिर इसमें तो 7 हैं, ये तो और टाइटली बॉन्डेड ये एलिमेंट है, यानी ये आसानी से अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये पॉजिटिव बना लेगा, और ये थोड़ा सा मुश्किल से बनाएगा, उससे ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तब जाके बेरियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यानी क्रमशः देखिए बाएं से दाएं ऐसे जाने पर ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है कम हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम हो रही है, इसलिए धनात्मक गुण भी कम होगा, क्योंकि धनात्मक गुण किसे कहते हैं, जब कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर 1 पॉजिटिव आता है, उसको इसी को धनात्मक गुण कहते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 2 धनात्मक गुण हो जाएगा, इसका मतलब 2 धनात्मक साइन आ जाएगा, तो ये आसानी से निकाल देगा। बेरियम थोड़ा उससे मुश्किल से, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड होगा मजबूती से बंधा होगा, और बोरान में और मजबूती से बंधा होगा, तो ये मुश्किल से निकालेगा, यानी जो धनात्मक गुण घटेगा। ऐसे ही तो इसका पूछा था ना प्रश्न में कि बाएं से दाएं जाना, विद्युत धनात्मक गुण घटेगा और धात्विक गुण भी घटेगा। या मुझे उम्मीद है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, भले ही आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तब भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो आपको समझ में आ गया है तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैंने फिगर केवल समझाने के लिए ऐड किया है, आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी मैंने बताया है ना वो उतना और जो आपको साइंस बैकग्राउंड से है तो आप बना सकते हैं और अच्छा है, नहीं भी बना पाते हैं तो इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न के 18, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। खेती में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाना है, केवल चित्र बोला है, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला है, तो आप इसको नामांकित चित्र बना देंगे। खेती में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित नीचे दिया हुआ है।
जो ये कल्टीवेटर से मुख्य रूप से जुताई होता है। आप लिख भी सकते हैं, लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। कल्टीवेटर हेडिंग लिख के आप लिख लेंगे कि कल्टीवेटर से गहरी जुताई की जाती है, जिससे खेतों में नमी बनी रहती है। अगर जो खेतों की जुताई नहीं होती है तो उसमें जो रंध्रों से उसके जो उसमें केंचुए होते हैं और बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो जो खेत में छिद्र कर देते हैं, जिससे कि उसकी नमी जो वाष्प बन के उड़ने लगती है। और जो खेतों की जुताई कर देते हैं, जो उसमें नलियाँ बनी रहती हैं, जो छिद्र बने रहते हैं भूमि में, वो मिट जाते हैं और वो खेत अपनी नमी को बरकरार रखता है। इतना आप लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। और बाकी इसका जो फिगर आप बना लेंगे, इसमें जो ऊपर वाला ये भाग होता है इसको ढांचा कहते हैं, ये कमानी है। इसमें जो स्प्रिंग लगा होता है ना, उसी को कमानी कहते हैं। एक टाइन है, इसका जो भाग होता है इसको सबल कहते हैं, नीचे वाले को। ऐसे आप नामांकित चित्र बना लेंगे कल्टीवेटर का। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज के क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।